नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ आपके साथ फिर बातचीत करने के लिए खड़ा हूँ। साथियों, आज विनोबा भावे की जयंती है। विनोबा भावे को तो आप सब जानते ही हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे और भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन उन्होंने चलाया। बहुत सारे काम किए वैसे उन्होंने, सारे देश की पदयात्राएं की। 12,000 किलोमीटर शायद वो चले पैदल और 144 लाख एकड़ ज़मीन उन्होंने भूस्वामियों से दान करवाई और उस ज़मीन को फिर गरीब किसानों, मज़दूरों, खेतीहर मज़दूरों में बंटवाई ताकि उनकी भी ज़िंदगी अच्छी तरीके से चल सके। तो ऐसे महान आदमी का आज जन्मदिन है, तो हम इसको अभी यहाँ मनाएंगे। मनाई तो है ही है। अभी आप हमारे साथ आज डॉक्टर भरत सिंह राव एडवोकेट हैं और जय जगत का नारा लगाते हैं जो विनोबा जी ने दिया था। वो विनोबा जी के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। तो मैं ये माइक जो है भरत सिंह जी को देता हूँ। भरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आए आज और ये विनोबा जयंती के ऊपर आपने जो है हमारे पाठकों को कुछ ज्ञान देने का संकल्प लिया। दोस्तों, मैं पहले उनको माइक दूं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री। तो आप खोलकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमारे को और अच्छा बेहतर बनाने में अग्रसर करेगा। इस भूमिका के बाद में मैं भरत सिंह जी को देता हूँ ये माइक। भरत सिंह जी एडवोकेट हैं, वैसे तो 20 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपका विनोबा जी में और समता के दर्शन में, बहुत अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन में, गांधी जी के विचारों पे से आप प्रभावित हैं। तो ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं उनको देता हूँ। हाँ, तो भरत सिंह जी लीजिए आप। जय जगत राम हरि साथियों, सर्वप्रथम तो मैं बाबा विनोबा जी को मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज आपकी 129वीं जयंती है। मैं सामान्य जीवन की कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और उस पर कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम तो विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को वर्तमान रायगढ़ जिले में जो महाराष्ट्र में है, गागोदे गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम रुक्मणी एवं उनके पिता का नाम नरहरि शंभूराव था। आपके 2 भाई और थे, बालकोबा और शिवाजी, जो भी जीवन पर्यंत उनके साथ ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए उनके साथ रहे। गागोदे के बारे में बताऊं तो उनकी माता का उन पर बहुत प्रभाव था। माता भगवत गीता में उनकी अभिरुचि थी और अन्य धार्मिक साहित्यों में अभिरुचि थी। माता को वो चीज़ें सुनाने के लिए बालक विनोबा जी, जिनको विन्या उनकी माँ कहती थी, उन्होंने उसमें गीता और बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। और जब उनकी माँ मराठी थी तो उनको वो जो गीता की जो चीज़ें थी, संस्कृत की जो बातें थी, वो इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। तो उस समय उनकी माँ के बारे में सोचकर बाद में गांधी जी ने, मतलब विनोबा जी ने गीता का मराठी संस्करण संपादित किया, जो बाद में गीताई के नाम से बहुत प्रचलित रहा। हजारों लाखों की प्रतियां उसकी वितरित हुई। सर्वप्रथम जब विनोबा जी धीरे धीरे आध्यात्म की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और वहाँ से गृह त्याग करके वाराणसी चले आए। वहाँ आकर उन्होंने
साहित्य के बारे में सीखना प्रारंभ किया तो उनके मन में एक बात पैदा हुई कि मुझे शक्ति और शांति की ओर जाना चाहिए। तो अब वो शक्ति और शांति उस समय प्रचलित था कि बंगाल में कालिका के होने से शक्ति का वास है और हिमालय में शांति का वास है। तो उनके मन में था या तो मैं शांति की खोज में जाऊंगा या शक्ति की खोज में बंगाल जाऊंगा। लेकिन अखबारों में एक चर्चा होने लगी एक भाषण के बारे में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में महात्मा गांधी के द्वारा जो एक विख्यात भाषण दिया गया था, जिसमें राजा महाराजाओं पर तंज कसा गया था कि जब राजा महाराजा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में आए थे तो सब अपने गहनों से लदे हुए थे। तब गांधी जी बोलने लगे तो गांधी जी ने कहा कि ये जो राजा महाराजा बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं किसी ज्वेलर्स की दुकान में आ गया हूँ, किसी ज्वेलर्स शोकेस में आ गया हूँ। जैसे इस गरीब देश में ये लोग इस तरह के गहने पहन के बैठे हैं, हमें शोभा नहीं देता है। तो उस समय सब राजा महाराजा नाराज होकर चले गए और उसमें एनी बेसेंट ने गांधी जी को चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी चुप नहीं हुए और वो भाषण अखबारों में सुर्खियाँ बन गया। वो भाषण विनोबा जी के हाथ में कोई अखबार की प्रति लगी। उसके बाद विनोबा जी ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी और अपने मन के जो उद्गार थे, उनके मन में जो संचय था, उसका उन्होंने वर्णन किया। तो गांधी जी ने जवाबी चिट्ठी लिखकर कहा कि नहीं, ये इतनी वार्ता चिट्ठी में संभव नहीं है, आप आकर मिलिए। जब गांधी जी से मिलने गए विनोबा जी तो शक्ति और शांति, उन्होंने बाद में कहा कि मुझे गांधी जी के चरणों में शक्ति और शांति दोनों मिल गए। और वो जब गांधी जी से मिलने गए तो वो गांधी जी के ही होकर रह गए और आज जीवन गांधी जी के मूल्यों पर, गांधी जी की बताई राहों पर चलने लगे। जब कहा जाता था कि बाबा 22 भाषाओं के जानकार थे, हजारों ग्रंथ उन्होंने पढ़ चुके थे, सैकड़ों ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, तो लोग कहते थे कि विनोबा जी तो ज्ञानी हैं। तब विनोबा जी कहते थे मेरे में कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो गांधी जी में है, मैं तो केवल उनके बताई हुई राह पे चल रहा हूँ। जब ये जो अहमदाबाद वाला आश्रम की स्थापना हुई तब से ही विनोबा जी गांधी जी से जुड़ गए थे। उसके बाद जमनालाल बजाज उनको अपने बजाजवाड़ी स्थित वहाँ पर ले गए और वहाँ एक आश्रम की स्थापना कराई, वहाँ विद्यालय की स्थापना की, बहुत सारी बालिकाएं वहाँ पढ़ने लगी। और जब नमक सत्याग्रह का आंदोलन हुआ तो गांधी जी ने एक मन में प्रेरणा की कि प्रण लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं इस आश्रम में लौट कर नहीं आऊँगा। तो उसके बाद गांधी जी ने उस बात का जीवन पर्यंत पालन किया और गांधी जी वापस लौट कर भी नहीं आए। जबकि गुजरात विद्यापीठ में जब वो चांसलर के रूप में दीक्षांत समारोह में आते थे, उनके भाषण देने विद्यार्थियों को आते थे, लेकिन उस आश्रम में नहीं गए। तब नमक सत्याग्रह पूर्ण होने के उपरांत देश में चर्चा चली कि अब गांधी जी रहेंगे कहाँ। बहुत सारों ने कहा गांधी जी को दिल्ली में रहना चाहिए, बहुत सारों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन फिर गांधी जी ने वर्धा को अपना केंद्र बिंदु चुना, जहाँ विनोबा पहले से आश्रम चला रहे थे। गांधी जी उस आश्रम में चलते हुए आश्रम में वहाँ गए, फिर उसके बाद तो बड़ा आश्रम भी बन गया। विनोबा जी ने फिर गांधी जी के वहाँ प्रवास के पश्चात कुछ समय पश्चात वर्धा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पवनार में जाकर आश्रम बनाया नया, और उसके बाद वो अपने अलग अलग मूल्यों पर चलने लगे। और गांधी जी जब भी विनोबा को बुलाते थे, गांधी जी के मन में विश्वास था कि यही वो व्यक्ति है, मुफीद व्यक्ति है, जो मेरे कहे पर बिना कुछ सुने चला जाएगा। जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसके आसपास जब गांधी जी ने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सके, इसके लिए उन्होंने पहला व्यक्ति चुना विनोबा भावे को। 1940 में चलता हुआ आश्रम था। गांधी जी ने एक व्यक्ति को भेजा कि विनोबा को बुला के लाओ। विनोबा जी बिना कुछ सोचे समझे जैसी हालत में थे वैसे आ गए। गांधी जी ने कहा कि तुझे व्यक्तिगत सत्याग्रही बनना है और इस तरह से काम करना है। व्यक्तिगत सत्याग्रही कैसे होगा? अंग्रेज सरकार की नीतियों की खिलाफत करनी है। जब आपको अंग्रेज सरकार पकड़ लेगी तो आपको सत्याग्रह की राह पर चलते हुए जुर्म स्वीकार करना है, सजा भुगतनी है। जब सजा पूर्ण हो जाएगी तो तुरंत निकलते ही वापस विरोध करना है, ऐसे और बार बार ऐसे विरोध करते रहना है। तो ऐसे ही प्रथम सत्याग्रही वो थे। उसके बाद तो सैकड़ों लोगों ने उस सत्याग्रह की राह पकड़ी और बहुत सारे लोग जेल में भी गए और लगातार भारत की आज़ादी तक वो उस सत्याग्रह के अनुसार वो जेल में रहते गए। जब देश आज़ाद हो गया तब विनोबा जी उस समय एक विद्यालय में थे। जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब विनोबा जी ने कहा शिक्षा नीति, आज जो हम शिक्षा नीति की बात करते हैं, रोजगार की शिक्षा नहीं है, एक दिखावटी शिक्षा है जो रोजगार सृजित नहीं करती है। तब विनोबा जी ने उस समय कहा था कि मेरा कहना है कि देश आज़ाद होने के बाद 3 महीने तक भारत के सभी विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, छुट्टी कर देनी चाहिए बच्चों की, और भारत की आवश्यकताओं के अनुसार
नई तालीम जो उन्होंने बाद में चलाई उसके अनुसार उनको कोर्स बनाने चाहिए, रोजगार देना चाहिए। उनका यूँ कहना था कि अंतरिक्ष का जो ज्ञान होना चाहिए। आज हम एक रटी रटाई कंसेप्ट पे हर बच्चा अंतरिक्ष के बारे में, विदेशों के बारे में वो चीज़ें सोचता है, तो वो है एक्सपर्ट। कुछ लोगों को अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आज तो मुझे रोजगार की आवश्यकता है, जो नित्य प्रतिदिन रोजगार की आवश्यकता है, इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर जब बाद में भारत आज़ाद हुआ, गांधी जी की हत्या हो गई, तब विनोबा जी को लाइमलाइट में आना पड़ा, प्रकाश में आना पड़ा। नेहरू जी ने जाके कहा कि अब तो महात्मा गांधी भी नहीं रहे हैं, आपको आगे आकर हमको कोई मार्गदर्शन करना चाहिए। तो फिर नेहरू जी के आग्रह पर विनोबा जी दिल्ली आए, जहाँ राजघाट है वर्तमान में, वहाँ एक कुटिया बनाकर बहुत लंबे समय तक रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब मुझे जाना चाहिए। फिर वो वापस पवनार गए। पवनार जाने के बाद उन्होंने कांचन मुक्ति का व्रत लिया कि मैं किसी धन का उपयोग नहीं करूंगा जीवन में, जो कुछ भी कमाऊंगा अपने हाथों से कमाऊंगा, कपड़े बना हुआ मैं अपने हाथों से पहनूंगा, मैं किसी धन का उपयोग ही नहीं करूंगा। तो जब उनके कांचन मुक्ति का वो व्रत चल रहा था, उस दौरान सर्वोदय की मीटिंग के बारे में उन निमंत्रण आया, जो वर्तमान तेलंगाना है वहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा मेरा तो कांचन मुक्ति का व्रत चल रहा है, मैं बस में नहीं आ सकता, ट्रेन में नहीं आ सकता, किसी अन्य वाहन का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तो वहाँ आने के लिए कम से कम लगभग 1.5 महीने पहले चल के आना पड़ेगा। तो फिर चलकर जाने के इंतज़ाम किए गए। बहुत सारे आश्रमवासी उनके साथ चले। जब तेलंगाना में वो मीटिंग पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने एक नरसंहार हुआ था, उस गांव में वो मिलने गए और वहाँ पर जाकर दलितों से उन्होंने बात की। दलितों को उन्होंने बोला कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक कोड करूँगा, जो मेरे घर पर भी आप आओगे तो मेरे खुद के निवास पर मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, जहाँ विनोबा जी कहते हैं कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका विचार क्या है, उससे मेरे को कोई अभिरुचि नहीं है। वो कहते थे कि आपको पीड़ा और दर्द क्या है और मैं उसमें आपकी मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ, ये बताइए, मैं आपके कैसे सहायक सिद्ध हो सकता हूँ। तो उसी कंसेप्ट पे उन्होंने उन दलित भाइयों को पूछा। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमें 80 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी, हम 40 परिवार हैं, तो हम 2-2 एकड़ ज़मीन में अपनी उदर पूर्ति कर पाएंगे। तभी जनसमूह को विनोबा जी ने पूछा कि हम इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। उसमें से एक किसान खड़ा, रामचंद्र नाम का किसान खड़ा होकर आया और बोला कि बाबा मेरे पास 200 एकड़ ज़मीन है, मैं 100 एकड़ ज़मीन दान करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं दान करूँ, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तब विनोबा जी ने सोचा कि ये तो 80 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी, ये तो 20 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन आ गई है। उसके बाद गांव दर अपने आप चले। तो ये भूदान का कंसेप्ट तेलंगाना से स्वस्फूर्त अपने आप प्रेरणा से, अपने आप प्राकृतिक प्रेरणा से उत्पन्न हुआ भूदान का एक कंसेप्ट पैदा हुआ, जो सालों साल चलता रहा। लाखों एकड़ ज़मीन दान हो गई। वो भूदान बीघा से बढ़ता हुआ ग्राम दान की ओर बढ़ने लगा। ग्राम दान की कमेटियाँ बनी। फिर विनोबा को लगा कि नहीं, अब तो ग्राम दान से काम नहीं चलेगा, अब तो तहसीलें दान होनी चाहिए, अब जिले दान होने चाहिए। और भूदान का यज्ञ है, उनको इस यज्ञ की हर आदमी को अपनी आहुति देनी है, भली वो छोटी दे बड़ी दे। लोगों ने गांव के गांव दान की और एक ऐसा वक्त आया जब पूरा बिहार ग्राम दान की ओर बढ़ गया। अब राजस्थान में भी कुछ गांव है, उदयपुर में भी कानौड़ के पास कुछ गांव है जो ग्राम दानी गांव है। लेकिन आज वर्तमान सरकारों की उदासीन रवैये एवं उस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ग्राम दान की व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया। ग्राम दान जो एक्ट बना उसको कमज़ोर कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। धीरे धीरे लाखों एकड़ ज़मीन दान हुई और फिर उसके बाद एक यात्रा और चली, उसको तूफान यात्रा कहा जाता है, जिसमें वाहन के द्वारा आपने ग्राम दान के विभिन्न दौरे किए। उस समय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक पुस्तक है मोहब्बत का पैगाम। जब गांधी जी का जो पूरे देश की यात्रा चल रही थी भूदान की, प्रतिदिन 2 गांवों की यात्रा की जाती थी। प्रातःकालीन यात्रा प्रारंभ होती थी, जिस गांव में जाते थे उस गांव में चरखा चलाया जाता था। फिर उस गांव की मीटिंग होती थी, उस गांव में सफाई अभियान चलते थे, लोगों की समस्याएं क्या वो सुना जाता था। फिर जो दान करना चाहते थे भूदान, उन व्यक्तियों से मिलना होता था, उनों की मीटिंग होती थी, फिर उनसे दान पत्र लिए जाते थे। ऐसे ही हर रोज़ ऐसी प्रक्रिया चलती थी। बाबा का 2 बार उद्बोधन होता था, प्रार्थना सभाएं होती थी और इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। तो पूरे भारत में यात्रा चली। तो बाबा कश्मीर भी गए, जहाँ जहाँ गए बाबा ने वहाँ के साहित्य के बारे में जानकारी ली। बाबा को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, तो उस साहित्य को पढ़कर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र का साहित्य और आसाम का साहित्य भी कितना मिलता हुआ है। यदि इनका
अनुवाद कर दिया जावे। तो ये भारत की इंटीग्रिटी है, जो एकता है, उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि भाषाओं को नहीं बदलना चाहिए, कन्नड़ कन्नड़ की जगह रहे, तमिल तमिल की जगह रहे, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया कि इनकी सभी लिपि को, सभी लिपियाँ भी रहे लेकिन एक समानांतर लिपि रहे बन जाए, बोलते रहो आता समानांतर लिपि बन जाए और उस लिपि में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जावे, जो सब लोग उस देवनागरी लिपि को समझ जाए। कन्नड़ का उपयोग देवनागरी में किया जावे, तो जिससे देवनागरी लिपि में ही लोग समझ जाए। जैसे अपन दूसरी भाषाएं पढ़ते हैं तो भाषाएं जैसे उर्दू है, उर्दू अपन पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि उर्दू तो हिंदी के समानांतर भाषा ही है। लेकिन वैसी की वैसी भाषा यदि उसकी लिपि चेंज नहीं हो तो सब लोगों को आसानी रहेगी। ऐसे बहुत सारे सुझाव बाबा ने दिए थे। बाद में मृत्यु उपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि भी दी थी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। बहुत सारी उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। कहा जाता है, बाबा को एक बार पूछा गया था कि महिलाओं के लिए काम करने वाले, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में कहा कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले महिलाओं के बारे में काम किया। फिर बहुत सारे जो व्यक्तियों के बारे में उन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में काम किया, जिसमें महात्मा गांधी का भी नाम लिया उन्होंने कि महिलाओं के बारे में काम किया। गौतम बुद्ध के बारे में कहा उन्होंने, महिलाओं के बारे में काम किया। और उन्होंने कहा इस बाबा को भी काम करने का मौका मिला। स्त्री पुरुष की बात होती थी तो वो कहते थे कि मैं तो शरीर से तो पुरुष हूँ लेकिन मेरे मन से, मेरे मन में स्त्री है। तो आदमी स्त्री पुरुष विभेद खत्म हो जाना चाहिए। ब्रह्मचारी के बारे में उनके बहुत सारे विचार थे। देश की संस्कृति के बारे में लोगों हर ऐसी चीज़ें रहती थी। तो फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने देह त्याग दी। उन्होंने 1 साल का मौन व्रत भी धारण किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज इस विशेष दिन पर मैं विनोबा भावे को नमन करता हूँ। जय जगत राम हरि। साथियों, बिजली की प्रॉब्लम है, यहाँ बिजली बंद हो गई है तो शायद आपको हमारे चेहरे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अंत में हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने के पहले ये अपील ज़रूर करेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें आगे और बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। हालांकि हमारे साथ 3-4 मित्र और हैं और उनके हम प्रश्न लेना चाहते थे, लेकिन अब बिजली नहीं है इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उनकी आवाज़ तो आपको मिलेगी लेकिन उनके चेहरे आपको शायद ना दिखें। तो अगली बार कोई प्रश्न करना चाहे तो ये है, खुला है। हेलो, हाँ ये आ जाओ। सर, आप जय जगत का नारा लगाते हैं तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि विनोबा भावे की ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? विनोबा भावे की सबसे बड़ी विचारधारा तो प्रेम है। उनका कहना था कि व्यक्ति को प्रेम से ही जीता जा सकता है। जो प्रयोग गांधी जी ने किए प्रेम से व्यक्ति के मन को जीतने के, तो सत्य के आग्रह के द्वारा व्यक्ति के मन को स्थायी रूप से जीता जा सकता है और विश्व में शांति भी उस प्रेम के माध्यम से ही आ सकती है। धन्यवाद। और कोई साथी? तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो और किसी और विषय के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।